गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 हल करते हैं। आज का डेट 20/7/2021। पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। अब इस प्रश्न को हम लिख लेते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 है। बच्चों, हम इसमें पहले ये शून्य कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने परिमेय संख्या के बारे में जाना है, फिर भी उसको हम रिपीट कर लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और उसमें शर्त होनी चाहिए, ये दोनों शर्त का पालन करें। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। शून्य है, इसको हम लेते हैं शून्य। तो शून्य को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसे और भी लिख सकते हैं। अब देखना है कि ये 0/1 जो है, क्या ये सही ऐसा लिखा सकता है? लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो लिखना अगर सही है तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। उसको जानने के लिए हम दो शर्त लगाते हैं, ये दोनों शर्त इसमें लगाते हैं। पहला है, जैसे हम 0/1 लेते हैं तो 0/1 में P हो गया 0 और Q हो गया 1। अब देखना है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक किसको कहते हैं? ये 0 और 1 पूर्णांक संख्या है कि नहीं, पूर्णांक में है कि नहीं। तो 0 और 1 पूर्णांक संख्या है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब देखना है कि Q जो है, ये Q 0 के बराबर नहीं है ना। अगर ये 0 के बराबर रहेगा तो ये शर्त नहीं लगेगा। Q बराबर 1, ये 0 के बराबर है, 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये शर्त भी लग रहा है। ये शर्त भी लग रहा है, इसमें दोनों शर्त लग गया। अतः हम कहेंगे, अतः 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। आप समझ गए होंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है तो कैसे है ना। कोई पूछ सकता है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, कैसे है?
तो उसको इस तरह से बताना है कि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं हम कि 0/1 या 0/2 या 0/3 कोई भी, तो 0 और 1 ये दोनों पूर्णांक है। परिमेय संख्या में p और q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए और q बराबर नहीं हो 0 के, तभी वो परिमेय संख्या होगा। तो 0 और 1 ये दोनों पूर्णांक संख्या है और 1 जो है ये 0 के बराबर नहीं है। ये दोनों शर्त का ये पालन कर रहा है, इसमें दोनों शर्त लग रहा है, इसलिए 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। यदि हम 0/1 लिख सकते हैं तो ये कैसी संख्या हो गया? परिमेय हो गया। अतः 0 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से पहला सवाल पूरा होता है। अब दूसरा देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है ना। दूसरा सवाल क्या है? देखिए दूसरा सवाल, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 सवाल है, फिर लिख लेते हैं इसको। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके पहले के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन में बताए थे कि कैसे दो पूर्णांक के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं। उसी तरह से आज हम इसके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। करना क्या है, जैसे पहले ध्यान देना है कि कितनी परिमेय संख्या खोज रहा है? 6 परिमेय संख्या खोज रहा है। तो हम करेंगे क्या? 6 प्लस 1, एक अपने मन से जोड़ देंगे, तो 6 1 कितना हो गया? 7। सीधा सवाल, 6 1 कितना हो गया? 7। अब क्या करेंगे कि 3 को हम 7 के पद में व्यक्त करेंगे। 3 बराबर, ऐसे हम लेंगे 3 गुने 7/7। 7 से 7 कट जाएगा, बच जाएगा 3। हमने कोई दिक्कत, कोई हम इसमें 3 गुने 7/7 कर दिया, 7 7 कट जाएगा, 3 है तो 3 रह जाएगा, बराबर ये कितना हो गया? 7 21/7। उसी तरह से हम 4 को बदल लेंगे, तो 4 गुने 7/7, 7 7 कट जाएगा, 4 रह जाएगा, तो 7 28/7। अब हो गया 21/7 और 28/7। यहां क्या हो गया? 21/7 28/7। अब इसको हम देखते हैं, 21/7 तथा 28/7 के बीच की परिमेय संख्या बराबर। अब 21 और 28, इसके बीच में हमको कितनी संख्या लिखना है? 6 संख्याएं लिखनी है ना। कितनी संख्याएं लिखनी है? 6 संख्याएं। तो 21 के बाद कौन होता है? 22, 22/7, फिर हो गया 23/7, फिर हो गया 24/7, फिर 25/7, फिर हो गया 26/7, फिर हो गया 27/7। ये 6 परिमेय संख्या हम लिख लिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस एक और आसान तरीका है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यही तरीका देते हैं। इस तरह से हम 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल लिए। किसी के भी बीच और भी कोई दूसरा परिमेय संख्या रहे, दूसरा पूर्णांक रहे, तो उसके बीच में हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब देखते हैं तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3। तीसरा है 3 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हम नोट कर लेते हैं। 3/5 और
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमने देखा था 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। अब हम देखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। इसको हम सरल तरीके से निकाल सकते हैं। संख्या कितना है? 3/5 है ना, और संख्या कितना ले रहे हैं? 4/5। अब 3/5 है तो इसके अंश को हम बढ़ा रहे हैं। इतना, ये दोनों के अंश को हम इतना बढ़ा देंगे जिससे कि इसमें कोई फर्क ना हो और दोनों के बीच हमको 5 या 5 से ज्यादा परिमेय संख्याएं मिल सके। ऐसा करते हैं कि 3/5 है, इसमें हम 10 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। अगर 10 कट जाता है फिर 3/5 है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम 10/10 से गुना भी किए तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा। 10 से 10 कट जाएगा, 3/5 है तो 3/5 रह जाएगा। अब 10 तिया 30 हो गया और 10 बचे 50। ठीक उसी तरह से इसको हम बढ़ाएंगे। 4/5 है तो 4 में भी 10 से गुना कर देंगे और 5 में भी 10 से गुना कर देंगे। 10 कट जाएगा, 4/5 है, कोई अंतर ना पड़ेगा। तब 10 चौ 40, अब बटा हो गया, 10 बचे 50। अब देखो इसके अंश को हम बढ़ा दिया। अंश को बढ़ाने से अंश के बीच की दूरी बढ़ गया। हमको 5 चाहिए। 30 और 40 के बीच में तो 8-9 परिमेय संख्याएं मिल सकती है, हमको 5 ही चाहिए। अब लिखते हैं, अब कितना हो गया? 30/50 तथा 40/50 के बीच परिमेय संख्याएं। तीस 30/50 तथा 40/50 के बीच परिमेय संख्याएं बराबर। अब क्या हो रहा है? जैसे अब कहेंगे कि 3/5 4/5 नहीं है तो 0 काट देंगे, 3/5 0 काट देंगे, 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या है तो कितना होगा? 30 के बाद 31, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये 5 परिमेय संख्याएं हमको लिखना था। ये 5 परिमेय संख्या लिखा गया, 1 2 3 4 5। ये 5 परिमेय संख्याएं हमने लिख दिया। इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो यूं ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमारे तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं एक छोटा सा सवाल रह गया, चौथा सवाल, चौथा और लास्ट सवाल देखते हैं। इसमें चौथा सवाल क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे में कुछ कथन दिए गए हैं, उसको हम पढ़ते हैं। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह सत्य है कि या असत्य बताना है। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह सत्य है या असत्य, इसको बताना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये सत्य है या असत्य, इसको बताना है। फिर हम इसको पहले लिख लेते हैं, चौथा का पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको देखना है कि ये सत्य है कि असत्य। तो हम पहले प्राकृत संख्या लिख लेते हैं यहां, तब पता लगेगा। प्राकृत संख्या कौन कौन होगा? 1 से शुरू होगा, 1 पहले पढ़ा चुके हैं। 1 2 3 4 5 ... ये सब सारा प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्या देखते हैं, ये पूर्ण संख्या कौन होता है? पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगा? पहले बता चुके हैं, 0 से 0 1 2 3 4 5 ... अनंत तक।
अब सवाल क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या जो है ये पूर्ण संख्या में है कि नहीं। टोटल का टोटल पूर्ण संख्या में रहना चाहिए, पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में रहना चाहिए। अगर है तो सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। देखते प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्राकृतिक संख्या पूरा इसमें है। 0 तो पूर्ण संख्या है ना, तो ये प्राकृतिक संख्या जो है इसमें पूरा संख्या है। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है ना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है, क्योंकि पूरा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है। तो इसलिए अतः क्या हो जाएगा, कथन सत्य है। यह सच बात है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम पूर्णांक लिख लेते हैं। पूर्णांक कौन कौन होता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... यानी ऋणात्मक पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या सब इसमें मिला हुआ है पूर्णांक संख्या में। और पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या तो ऊपर लिखा हुआ था, फिर भी लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ... सवाल कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ये संख्या इसमें शामिल है पूरा का पूरा। ये देखना है, अगर है तो ये कथन सत्य होगा, अगर नहीं है तो ये कथन गलत होगा। तब देखते हैं हम पूर्णांक में कौन कौन आ रहा है। माइनस वाली पूरी संख्या, ऋणात्मक संख्या पूरा आ रहा है ना। उसके बाद 0 1 2 आ रहा है, तो 0 1 2 3 4 तो पूर्ण संख्या में है, लेकिन माइनस वाला संख्या इसमें नहीं है। माइनस वाला संख्या नहीं है, इसका मतलब हो गया कि पूरा पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं है। अतः ये क्या हो जाएगा, अतः असत्य है। यह कथन असत्य है। यह कथन कैसा है, असत्य है। कैसे असत्य हुआ, हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में पूरा पूर्णांक संख्या नहीं आ रहा है ना। 0 1 2 3 4 5 ये सब तो आ रहा है, लेकिन माइनस वाला संख्या इसमें नहीं आ रहा है। इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। यह पूर्ण संख्या पूरा पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको बताना है कि यह सत्य है कि असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब तो इसके पहले हम परिमेय संख्या लिख लेते हैं। परिमेय संख्या कौन कौन होता है, जैसे 1/2 2/5 3/8 0 0/1 2/1 3/1 ये सब सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या कौन कौन है, पूर्ण संख्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये सब सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है। अगर हम पूर्ण संख्या को 2/1 कर दें, 0/1 1/1 3/1 4/1 5/1 6/1, तो ये परिमेय संख्याएं हो जाएगी। तो ये परिमेय संख्याएं 0/1 2/1 3/1 ये सब सारा इसमें है,
लेकिन 1/2, 2/5, 3/8 ये सब सारी संख्याएं इसमें नहीं है। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब पूर्ण संख्या में पूरा का पूरा परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर है तो सत्य होगा, अगर नहीं है तो असत्य होगा। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि 0/1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ये सब सारी परिमेय संख्याएं तो इसमें है, परंतु जैसे 1/2, 2/5, 3/8, 10/5, 12/16 ये सब इस तरह की संख्याएं इसमें नहीं है पूर्ण संख्या में। अतः यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। अतः यह असत्य है। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर, हमारा पूरा प्रश्नावली समाप्त होता है। इसको आप बढ़िया से अध्ययन कीजिए। अगर कहीं कुछ दिक्कत आए तो टिप्पणी कीजिएगा। धन्यवाद।